गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करेंगे। सी पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बात के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है मशीन लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज, और तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामर इन तीनों में से किसी भी एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है प्रोग्राम लिखने के लिए। शुरुआत में जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ प्रोग्रामिंग, तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ मशीन लैंग्वेज का ही था। मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसा लैंग्वेज जो डायरेक्ट कंप्यूटर या उसका हार्डवेयर समझ सके। जैसे भारत के लिए अगर हम लोग बोलें तो हमारे यहाँ के लिए मशीन लैंग्वेज क्या होगा? हिंदी। क्योंकि हिंदी अगर कोई बोले या हिंदी हम बोलें या हम सुने तो इस बीच में किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई आदमी मशीन लैंग्वेज में अगर प्रोग्रामिंग कर रहा है तो मशीन उसको डायरेक्टली समझता है, क्योंकि मशीन आज भी असल में उसी इंस्ट्रक्शन को समझता है जो 0 और 1 के फॉर्मेट में है। और मशीन लैंग्वेज में लिखने का तरीका ही यही था। ठीक है, अब आइए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा मशीन लैंग्वेज है यह बेसिकली एक नेचुरल लैंग्वेज है कंप्यूटर का। नेचुरल का मतलब हो गया जिसको समझने के लिए उसको कोई बहुत तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि पहला पॉइंट क्या हो गया इसका कि यह नेचुरल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर है। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कोई एक ऐसा आदमी अभी हमसे मिले जो कि जर्मन लैंग्वेज में बोलना शुरू करे, चूँकि उसको हिंदी नहीं आता है, हमको जर्मन नहीं आता है, तो निश्चित रूप से समस्या होगा। लेकिन अगर वह जर्मन आदमी अगर हिंदी जानता हो तो निश्चित रूप से वह हिंदी में बोलेगा और फिर हमको हिंदी समझ में आता है, फिर हम भी उसका आंसर हिंदी में दे सकते हैं। इसीलिए नेचुरल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज को, क्योंकि मशीन के लिए यह बहुत आसान होता है। सेकंड में है कि जो भी मशीन लैंग्वेज होगा इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो बेसिकली उस केस में हमको उस मशीन के हार्डवेयर को ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि डिफाइंड बाय हार्डवेयर डिजाइन ऑफ कंप्यूटर। ऐसा नहीं है कि एक ही मशीन लैंग्वेज सब कोई समझेगा, हमको यहाँ पे इसके हार्डवेयर डिजाइन को समझना पड़ेगा। जैसे भारत में हमारा नेचुरल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, लेकिन यूके के लिए क्या है? इंग्लिश है। इसका मतलब हुआ कि यह निश्चित रूप से चेंज करता रहेगा, और जैसे हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन या हार्डवेयर का नेचर चेंज होगा, मशीन लैंग्वेज के भी डिफिनीशन में हमको चेंज लाना पड़ेगा। क्लियर है? थर्ड में है कि अल्टीमेटली जो भी हम लोग लिखते हैं वह असल में 1 और 0 के सेंस में ट्रांसलेट हो जाता है, और कोई भी ऑपरेशन इसी फॉर्मेट में कंप्यूटर करने की कोशिश करता है। इसके बाद आ गया चौथा, असल में यह मशीन डिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट का मतलब हो गया कि जो भी हम मशीन लैंग्वेज बनाएंगे, अभी तुरंत हम बोल भी रहे थे कि जैसे भारत के लिए नेचुरल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है।
जर्मनी के लिए जर्मन है, जापान के लिए जापानी है, चाइना के लिए चाइनीज है। इसका मतलब हुआ कि वह भी कंट्री डिपेंडेंट होता है। उसी तरह से मशीन लैंग्वेज भी क्या होगा, मशीन डिपेंडेंट होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो यह बहुत आसान नहीं होता हमारे लिए समझना, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है यह बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्मेट होता है और इसीलिए इसको समझ पाना बहुत आसान नहीं होता है एक जनरल आदमी के लिए। इसका मतलब हुआ कि शुरुआत में जो प्रोग्रामिंग था यह बहुत नेचुरल आदमी समझ नहीं पाता था। होता क्या है कि पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो दो ही तरह के लोग हैं जिनकी काफ़ी कमी है। एक वह आदमी जो बहुत सुपर ब्रेन का आदमी है, या वह आदमी जो एवरेज, जो नीचे है एकदम, जिसका ब्रेन लेवल एकदम नीचे है। इसका मतलब हुआ कि दोनों तरह के लोगों की कमी है। मैक्सिमम लोग कैसे हैं, एवरेज ब्रेन के लोग हैं। एवरेज ब्रेन के लोगों को इस मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखना उतना आसान नहीं था, क्योंकि यह डिफ़िकल्ट था। इसमें हमको न्यूमेरिकल फॉर्मेट पे काम करना पड़ता था। एक हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेज तो हमको पढ़ना नहीं है यहाँ पढ़ना तो अल्टीमेटली हमको सी लैंग्वेज है। सिर्फ हम लोग यह देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि मशीन लैंग्वेज में क्या था। अब आइए, जैसे अगर हम यहाँ एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, फोर 2774, दूसरा इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं 140059341 तीसरा लिख रहे हैं 12000274027। बेसिकली यह जो इंस्ट्रक्शन का जो हमने सीक्वेंस लिखा है, यह असल में हम लोगों ने लिखा है कि अगर हमको अगर पे अगर करना हो, मैंने यह था हमारा इंस्ट्रक्शन किस चीज का था, एड्स ओवर टाइम पे टू बेस पे and stores the result in ग्रॉस पे। अब आप देखिए कि छोटा एक था जिसमें कि हमको किसी भी एम्प्लाई के ओवर टाइम पे को इसको हमको करना क्या था, ऐड करना था बेस पे में, और बाद में वहाँ ग्रॉस पे हमको कैलकुलेट करना था। उसके लिए अगर मशीन लैंग्वेज में कोई अगर इंस्ट्रक्शन लिखे तो उसको यह बात लिखना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और न्यूमेरिकल वैल्यू को समझना इतना आसान नहीं होगा कि कोई आदमी इसको देख करके, एक नॉर्मल आदमी यह समझ सके कि हम लोग कहीं ओवर टाइम पे को ऐड कर रहे हैं बेस पे में और बाद में उसको ऐड कर रहे हैं, बाद में उसको रिजल्ट को स्टोर कहाँ कर रहे हैं, ग्रॉस पे में। इसीलिए मशीन लैंग्वेज एक नॉर्मल आदमी का लैंग्वेज नहीं बन पाया, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल क्यों बोलते हैं, इसके पीछे लॉजिक है। अगर आपसे पूछें कि एक भारतीय आदमी के लिए लो लेवल लैंग्वेज क्या होगा, हिंदी या इंग्लिश, तो नेचुरली है कि हम लोग बोलेंगे कि हमारे लिए लो लेवल लैंग्वेज हिंदी ही होगा, क्योंकि हिंदी हम आसानी से समझ सकते हैं। और मशीन के लिए भी, चूंकि मशीन लैंग्वेज समझना आसान है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज मशीन के लिहाज से। लेकिन अगर इंसान के लिहाज से हम देखें तो लो लेवल लैंग्वेज बराबर हमारे लिए हाई लेवल होगा और इसको समझना मुश्किल होगा। तब उसके बाद जब लोगों ने देखा कि इसमें तो नेचुरल जो लैंग्वेज है हमारा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, किसी का भी यूज नहीं हो रहा है, तब एक सेकेंड जनरेशन का लैंग्वेज आया जिसमें थोड़ा बहुत हम लोगों ने इंग्लिश का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसको कि हम लोगों ने कहा असेंबली लैंग्वेज। इसको हमने कहा कि यह क्या है,
असेंबली लैंग्वेज। यह जो हमारा असेंबली लैंग्वेज था, यह असल में स्ट्रिंग ऑफ नंबर को एलिमिनेट किया इसने। क्योंकि अभी तुरंत हम लोग देख रहे थे कि मशीन लैंग्वेज में स्ट्रिंग ऑफ नंबर का यूज हम कर रहे थे, जो कि नॉर्मल आदमी के समझ में आने में थोड़ा सा दिक्कत था। इसीलिए इन लोगों ने इसको एलिमिनेट किया और इसके जगह पे कुछ इंग्लिश लाइक, पूरा तो इंग्लिश के जैसा नहीं था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंग्लिश लाइक एब्रिविएशन शुरू कर दिए इन लोगों ने, ताकि थोड़ा बहुत समझना आसान हो जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या था कि हमको यहाँ पे एक असेंबलर की ज़रूरत पड़ने लगी। क्योंकि अभी तुरंत हम बोल रहे थे आपसे कि मशीन लैंग्वेज इसलिए मशीन आसानी से समझ जाता है क्योंकि उसके लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ चूंकि हम लोगों ने इंग्लिश लाइक लैंग्वेज स्टार्ट कर दिया, इसीलिए अब हमको असेंबलर चाहिए था। अगर कोई हमसे पूछे कि भाई असेंबलर की ज़रूरत क्या थी, तब यह निश्चित रूप से एक कन्वर्जन था, किसमें? मशीन लैंग्वेज में। फिर से हम बोल रहे हैं इस बात को कि असल में मशीन लैंग्वेज स्ट्रिंग ऑफ नंबर में था, जो कि अभी हम लोग तुरंत देख रहे थे। उस केस में यह जो स्ट्रिंग ऑफ नंबर था, इसको समझना मुश्किल था, इसीलिए एक दूसरे लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी जिसमें इंग्लिश लाइक एब्रिविएशन शुरू किया गया। ठीक है, लेकिन यह जो इंग्लिश लाइक एब्रिविएशन था हमारे लिए तो आसान होने लगा, लेकिन मशीन के लिए डिफ़िकल्ट था। तब उस केस में एक ट्रांसलेटर बना जिसका नाम असेंबलर था, और इसका बेसिक काम क्या था? यह ट्रांसलेट करता था इस इंग्लिश लाइक एब्रिविएशन को किसमें? मशीन लैंग्वेज में, ताकि सिस्टम इसको समझ सके और इसका एग्जीक्यूशन कर सके। लेकिन यह भी उतना आसान नहीं था निश्चित रूप से। असेंबलर क्या है? फिर ट्रांसलेटर था। जैसा अभी तुरंत हम लोग देख रहे थे कि ना ओवर टाइम जो पे है हमारा, ओवर टाइम पे को हम लोग बेस पे में ऐड कर रहे थे और ग्रॉस पे में स्टोर कर रहे थे। अगर हम लोग उसको अगर लिखना चाहें अगर इसमें असेंबली लैंग्वेज में, तब हम लोग लिखते इसको। देखिए अब थोड़ा बहुत आसान जरूर हो गया। लोड बेस पे और ऐड ओवर पे, और बाद में इसको हमने स्टोर कर दिया। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत जरूर आसान हो गया था मामला, क्योंकि जहाँ वहाँ सिर्फ नंबर था, यहाँ हम लोग कुछ इंग्लिश लाइक एब्रिविएशन शुरू कर दिए। लेकिन समस्या क्या हुआ कि यह अभी भी उतना आसान नहीं हो पाया जो हमारे नेचुरल लैंग्वेज से मैच कर सके, और इसको भी समझना एक नॉर्मल आदमी के लिए उतना आसान नहीं था। तब इसके बाद इस सॉल्यूशन को निकाला गया हाई लेवल लैंग्वेज में। यह जो हाई लेवल लैंग्वेज जो लिखा गया है, बेसिकली यह रेफर कर रहा है मशीन को। किसको कर रहा है? मशीन को कर रहा है। लेकिन यह हमारे लिए लो लेवल होने लगा। यह जो हाई लेवल था यह हमारे लिए क्या हो गया? लो लेवल हो गया। लेकिन यहाँ पे चूंकि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज अब शुरू हो गया था लिखना, जिसमें कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो पॉपुलर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है जो आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं, सी है, C++ है और जावा है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में लिखने के पीछे सबसे बड़ा फिर से रोक क्या हो गया कि हमको एक ट्रांसलेटर चाहिए था जो कि इसके कोड को किस में चेंज कर दे? फिर से मशीन लैंग्वेज में, जैसा हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज में भी देखा। तो इसके लिए इन्होंने कंपाइलर डेवलप किया, और यह जो कंपाइलर था इसका अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? इस कंपाइलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि यह हमारे लिखे गए इंस्ट्रक्शन को मशीन कॉम्पैटिबल कोड में चेंज करे, ताकि मशीन को मामला समझ में आ जाए। सबसे बड़ा झंझट ये कि मशीन आज भी समझता क्या है? मशीन लैंग्वेज ही समझता है। इसीलिए इस सब तरह का कुछ ना कुछ
हमको इन्वेंशन करना पड़ा ताकि हम लोग इस पे काम कर सकें। फिर से हम बोल रहे हैं कि यह जो हाई लेवल लैंग्वेज जो लिखा गया है यह बेसिकली रेफरेंस है मशीन के लिए। मशीन के लिए ह्यूमन लैंग्वेज समझना उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम अपने आप को अगर कंसीडर करें तब निश्चित रूप से यह जो हाई लेवल लैंग्वेज है यह हमारे लिए लो लेवल लैंग्वेज होगा। और इसका जो सबसे ज़्यादा जिसकी लोकप्रियता है उसमें सी है, C++ है और जावा है। लेकिन डायरेक्ट कोई आदमी चाहे कि हम यहाँ इंस्ट्रक्शन लिख देंगे और वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको मशीन को समझाना पड़ेगा और समझाने के लिए हम लोग कंपाइलर यूज करने लगे। क्लियर है? और ऐसे केस में हमारे लिए तो मामला आसान हो गया, लेकिन बिना कंपाइलर के हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि हम लोग अब बोल सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी लिखा गया है तीनों तरह का, शुरू में मशीन लैंग्वेज था, मशीन के लिए आसान, हमारे लिए डिफिकल्ट, बाद में असेंबली लैंग्वेज आया, उसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश की तरफ हम लोग मूव कर गए, बाद में हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप करना पड़ा ताकि ये कॉमन पीपल भी प्रोग्राम लिख सके। और हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसका इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो शायद आज जो प्रोग्रामर का इतना भीड़ है मार्केट में, यह भीड़ भी नहीं होता। क्योंकि मशीन लैंग्वेज को समझना या फिर असेंबली लैंग्वेज को समझना एक जनरल आदमी के लिए बहुत आसान नहीं है। यह तो हम लोग बेस बना रहे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। क्लियर है? हम लोगों को पढ़ना है सी के हिस्ट्री में हम लोग बाद में जाएंगे। उससे पहले हम लोग एक प्रोग्राम को देखेंगे जिसको फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग बोल सकते हैं। हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं ताकि इसको हम लोग फिर समझते हुए सी के बेसिक बात को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे लिखा हुआ है हम लोग सी के एडिटर में इसको ठीक इसी तरह से लिख लेंगे। इसके हर पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और सी हमारा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अगर समझ में आ गया तो आप समझिए कि फिर आप प्रोग्रामर हो गए। चलिए, ये सब असल में एक ही लाइन में है, अलग लाइन में मत आप लिख लीजिएगा अभी। वेलकम टू सी, या एक ही लाइन में मान के चलना है कि लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ रिटर्न 0। चलिए, ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिखा है। इसको अगर हम लोग लिखें बिना समझे हुए तो आप एक बात जान लीजिए कि इस पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हमने अपर केस लेटर का यूज नहीं किया है, सारा का सारा लोअर केस में है। सिर्फ वेलकम का यह जो लिखा हुआ यही सिर्फ कैपिटल में, ठीक है, बाकी कहीं भी कैपिटल में नहीं है। और अगर आपने इन सब जगहों पर यहाँ छोड़ के अगर आपने कैपिटल में लिख दिया तो आपका प्रोग्राम एरर देगा, आपका प्रोग्राम फिर सही ढंग से काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, खैर उस पर हम लोग आएंगे। हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के बाद अगर हमको आउटपुट चाहिए तो 3 स्टेप है हमारे पास। एक एक करके जरा हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद इस फाइल को सेव करना है। जब हम सेव करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किसी भी फाइल को जब हम कंप्यूटर में सेव करते हैं तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, एक प्राइमरी नेम, दूसरा एक्सटेंशन। प्राइमरी नेम इसका कुछ भी हो सकता है, पटना हो सकता है, हेलो हो सकता है, वेलकम हो सकता है, जो मन करे हम लिख सकते हैं। लेकिन उसका जो एक्सटेंशन होगा वह .c ही होगा। आपको शायद मालूम होगा, जो लोग कंप्यूटर जानते हैं, कि बेसिकली यह जो एक्सटेंशन होता है यह फाइल के टाइप को डिसाइड करता है। जैसे कोई भी फाइल अगर .c से अगर सेव है तो निश्चित रूप से वह C का फाइल होगा। अगर वह .doc है तब वह वर्ड का फाइल होगा, .xls है तब वह एक्सेल का फाइल होगा। इसीलिए हमको इस एक्सटेंशन को ऑनर करना पड़ता है। यह एक्सटेंशन हमारे हाथ में नहीं है। यह जो एक्सटेंशन है .c यह हमको देना ही पड़ेगा, तब जाके सिस्टम यह समझेगा कि यह जो लिखा हुआ फाइल है यह फाइल C का है। क्लियर है?
इसके बाद सेकंड में हम लोग इसको कंपाइल करेंगे। अब आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ कंपाइल करने का क्या तरीका है। आजकल चूँकि हम लोग GUI कंपाइलर का यूज कर रहे हैं जिस पर कि पूरा विंडो टाइप का खुलता है, वहाँ कहीं ना कहीं कंपाइलर डीबग या कुछ लिखा रहता है। और थर्ड में हम लोग आउटपुट के लिए इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट जब आप करेंगे तो यहाँ आउटपुट में आपका आ जाएगा, जैसा आउटपुट हम यहाँ लिखेंगे आपके सिस्टम पर भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से हमारा प्रोग्राम गलत लिखा हुआ है, और उसको फिर से हम लोग चेक करेंगे या फिर आप हमें रिपोर्ट करेंगे कि आपने जो लिखा था वो इस तरह का आउटपुट नहीं आ रहा। इसका आउटपुट यहीगा वेलकम टू सी। चूँकि यह साइन दिया गया इसलिए यह साइन भी आ जाएगा। फिर से हम बोल रहे हैं कि फाइल लिखने का एक जनरल फॉर्मेट हमने यहाँ पे लिखा है। हम लोग अभी समझने की कोशिश नहीं किए, हमने सिर्फ यह कहा कि इसके आउटपुट के लिए 3 स्टेप हमको चाहिए। एडिट करना होगा, कंपाइल करना होगा और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कंपाइल करेंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तीनों का क्या पर्पस है, खैर इस पे तो खैर हम लोग आएंगे अभी जब हम लोग मेन पॉइंट्स पे आएंगे। चलिए, किसी भी फाइल को लिखने के लिए जितना हमने लिखाया है उतना स्टेप आपको करना ही पड़ेगा। अब आइए इसके एक एक सेक्शन को हम लोग समझने की कोशिश करें बिल्कुल स्थिर से। यह जो हैश जो दिया गया है बेसिकली इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सबका क्या पर्पस है निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे। यह जो .h वाला जो फाइल है studio.h है, stdio.h, इसको हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर फाइल बोलते हैं। ठीक है, यह जो मेन है हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग इधर हम लिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। आज के बाद हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी चीज़ के साथ अगर यह साइन अगर दिया हुआ है तो निश्चित रूप से वह फंक्शन ही है। फंक्शन छोड़ के कोई चीज़ भी नहीं है। वह फंक्शन का क्या पर्पस है, ये कोई बहुत नया वर्ड नहीं है हम लोगों के लिए। अभी हम आएंगे उस पर तो अभी हम समझाएंगे उसको। यह जो इंट है बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग रिटर्न टाइप। हो सकता है कि अभी के स्टेज में फर्स्ट क्लास में हम लोग सारे बातों को डिस्कस नहीं करें, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा अभी। ठीक है, इस कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रेसेस को, इस कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रेसेस को हम लोग कहते हैं ब्लॉक। यह सिर्फ समझने के लिए, इसको आप प्रोग्राम में मत आप लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर एरर आने लगेगा। यह जो है इसको कहते हैं हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन। क्लियर है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। यह जो हैश है हमारा, यह प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। यह जो studio.h है यह हेडर फाइल है। यह जो मेन है जिसके बगल में यह डब्बा बना हुआ ना, पेयर और पैरेंथेसिस, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। और यह जो इंट है इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। यह जो हमारा पूरा का पूरा प्रिंटफ लिखा हुआ है यहाँ से वहाँ तक, इसको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। और इस कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रेसेस को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक। इतना सेक्शन इसके अंदर लिखा हुआ है। अब हम लोग एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका जो भी पॉइंट होगा या क्या होगा। ठीक है, चलिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेमीकोलन। जितना भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे, इंग्लिश में आप फुल स्टॉप लगाते हैं तब जाके स्टेटमेंट हमारा टर्मिनेट होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट के टर्मिनेशन के लिए हमको सेमीकोलन यूज करना है। यह एक रूल है। और आप जान लीजिए कि जो सिंटैक्स है इसको कभी भी हम चैलेंज नहीं कर सकते। बेसिकली हम लोगों ने पहला सिंटैक्स पढ़ा कि जितना भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे उसमें हम सेमीकोलन डालेंगे, और यह सिंटैक्स है, यह ग्रामर है, और इसको कोई आदमी चैलेंज नहीं कर सकता है। इसको हम समझाने के लिए जनरली बोलते भी हैं कि जैसे इंग्लिश में लड़का के लिए ही और लड़की के लिए सी होता है, लेकिन हिंदी में वह होता है।
इसका मतलब यह नहीं कि जो आदमी हिंदी जानता हो वह फिर इंग्लिश में भी कहे कि या तो हम ही यूज करेंगे नहीं तो सी यूज करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इंग्लिश का अपना एक ग्रामर है और अगर उस लैंग्वेज को यूज करना है तो हमको उसके ग्रामर पे पकड़ होना चाहिए। उसी तरह से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, चूंकि यह भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, तो जैसे हर नेचुरल लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है उसी तरह से सी का भी अपना एक ग्रामर होता है और जितना भी स्टेटमेंट होगा यह सेमी कॉलन से ही टर्मिनेट होगा। अब कोई आदमी यह हमसे पूछ सकता है कि सर फिर यहाँ पे क्यों नहीं सेमी कॉलन है, उस पर खैर हम आएंगे बाद में, लेकिन जितना भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे सब के साथ सेमी कॉलन देना, और यह एक ग्रामर है। ग्रामर के ऊपर हम क्वेश्चन खड़ा नहीं कर सकते। अब आ गया दूसरा पॉइंट, सी असल में एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब आइए जैसा देखते हैं इसका क्या सेंस है साहब। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब हुआ कि जैसे एक नॉर्मल आदमी के लिए चाहे वह एप्पल ऐसे लिखे चाहे वह एप्पल ऐसे लिखे कोई फर्क नहीं है, दोनों का लिटरल मीनिंग सेम है कि एप्पल और एप्पल का मतलब सेम होता है। लेकिन होता क्या है कंप्यूटर में, खासकर सी में, जो भी आप कैरेक्टर लिखते हैं बेसिकली उसका आस्की वैल्यू स्टोर होता है। उसका क्या स्टोर होता है? आस्की वैल्यू। यह जो आस्की है ए का 65 है और छोटा वाले ए का 97 है। यह फिर से प्रीडिफाइंड। इसका मतलब हुआ कि अगर हमने बड़ा में ए लिखा तो सिस्टम ने स्टोर क्या किया? 65। और छोटा में ए अगर हमने लिखा तो फिर सिस्टम ने क्या स्टोर कर लिया? 97। दोनों अलग अलग है, इसीलिए सिस्टम के लिए इनका मीनिंग भी अलग अलग है। इसीलिए यह क्या है? केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब हुआ कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपर केस और लोअर केस के डिफरेंस में बिल्कुल हमको कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए हमने आपसे पहले कहा था कि कोई आदमी अगर इंट को अगर आई अगर कैपिटल लिख दे तब उसको एरर देना शुरू कर देगा हुआ। और यह जो पी है प्रिंटफ का, अगर पी कोई आदमी बड़ा में लिख दे तो फिर एरर देगा, क्योंकि छोटा वाले पी का आस्की वैल्यू अलग होगा और बड़ा वाले पी का आस्की वैल्यू अलग होगा। क्लियर है? इसीलिए यह क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कोई भी अगर पूछो भाई केस सेंसिटिव क्यों है, तो हमारा आंसर होगा ड्यू टू दिस आस्की वैल्यू। तीन आस्की वैल्यू हम लोग जरूर याद रखेंगे। यह जो जीरो है आपका जीरो, इसका आस्की वैल्यू 48, बड़ा वाले ए का आस्की वैल्यू 65 और छोटा वाले ए का आस्की वैल्यू 97। यह तीन अगर आपको मालूम है तो आपको बाकी भी मालूम है। जैसे कोई अगर हमसे पूछे 5 का आस्की वैल्यू क्या होगा, 53 होगा, यहाँ से जोड़ेंगे आ जाएगा। उसी तरह से बड़ा वाले बी का क्या होगा? 66। ये छोटा वाले बी का क्या होगा? 98। अगर यह तीनों अगर पता है हमको तो हम बाकी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। थर्ड जो पॉइंट है हमारा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वह क्या है कि यह फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म का मतलब है कि जैसे इंट मेन, अगर हम चाहें तो कर्ली ब्रैसेस को यहां भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो उस कर्ली ब्रैसेस के बगल में प्रिंटफ भी यहां भी लिख सकते हैं। माने इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, बहुत प्रॉपर फॉर्मेट नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि इसको जब हम इंडेंट करें तो ऐसे करें ताकि हर लाइन हमको क्लियरली समझ में आए। लेकिन यह सिर्फ एक कन्वेंशन या रूल नहीं है। हमने तुरंत आपसे कहा कि जो रूल है उसको तो वायलेट हम कर ही नहीं सकते। जैसे कोई आदमी अगर सेमी कॉलन छोड़ दे तो एरर देने लगेगा सिस्टम। अगर इंट का आई अगर कैपिटल में लिख दे तो फिर से एरर देगा। लेकिन अगर कोई आदमी चाहे कि नहीं हम कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लिखेंगे तब वह बिल्कुल लिख सकता है, 100% लिख सकता है। इससे कोई एरर नहीं आएगा, भले दिखने में अच्छा नहीं लगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं यह क्या है? फ्री फॉर्म। क्लियर है? अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में है कि जितना भी हमारा फंक्शन हो, प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना जरूरी है।
और यह सिर्फ एक ही हो सकता है, एक मेन फंक्शन होगा और एक ही होगा। जनरली हम समझाने के लिए इसको बोलते भी हैं कि बेसिकली ये जो मेन फंक्शन है यही है जो कि डिसीजन टेकिंग पॉइंट। जैसे किसी भी घर में नंबर ऑफ गार्जियन सिर्फ एक होना चाहिए, अगर गार्जियन अगर 2 हो जाए तो फिर डिसीजन सही नहीं हो सकता है, क्योंकि तब दोनों आदमी का अपना अलग अलग डिसीजन होगा और इसके चलते परिवार हैंग करेगा। उसी तरह से अगर हम प्रोग्राम में भी अगर हम मेन लिख देते तो डिसाइडिंग 2 हो जाएगा और उस केस में फिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। अभी जब हम एग्जीक्यूशन पे आएंगे तो फिर ज़्यादा लॉजिकली आप इसको समझ सकेंगे। लेकिन आप यह जान लीजिए कि हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन होगा और सिर्फ एक ही मेन हो सकता है, एक से अधिक मेन पॉसिबल नहीं है। और ऐसा घर जिसमें गार्जियन ही नहीं हो, तब तो फिर वो और भी ज़्यादा डिरेल्ड हो जाता है। उसी तरह से अगर प्रोग्राम के अंदर अगर मेन फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि फिर वह किस दिशा में जाएगा इसका पता ही नहीं और सिस्टम यहाँ एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है, अब आ जाइए जरा हम लोग देखें 5th पॉइंट में। यहाँ पे हम लोग कंपाइलेशन के बारे में सोच रहे हैं। बेसिकली इसको जब हम लोग लिख लेते हैं प्रोग्राम को, तब हम इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, कंपाइलेशन का मतलब क्या हुआ? कंपाइलर के पास 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। कंपाइलर के पास 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह इसके सिंटैक्स को चेक करता है। सिंटैक्स को क्या करेगा? ये चेक करेगा। सिंटैक्स मतलब ग्रामर। जैसे मेन के बगल में डब्बा नहीं लगाए, एरर कौन देगा? कंपाइलर। या कर्ली ब्रेसेस खोले बंद नहीं किए, एरर कौन देगा? कंपाइलर। प्रिंटफ का पी हम कैपिटल में लिख दिए, एरर कौन देगा? कंपाइलर। डबल कोटेशन मार्क यहाँ खोले, यहाँ बंद नहीं किए, एरर कौन देगा? कंपाइलर। माने ये सब जवाबदेही किसको दिया गया है? कंपाइलर को। ठीक है। दूसरा है कि जब यह कंपाइलेशन हो जाएगा सक्सेसफुली, तब एक फाइल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट फाइल। और इसका जो एक्सटेंशन होगा यह होगा .obj। फिर से हम बोल रहे हैं कि लिखने के बाद हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। और कंपाइलेशन का बेसिक पर्पस क्या है? 2 है हमारे पास। एक तो सिंटैक्स एरर चेक करेगा यह, अगर कोई भी ग्रामेटिकल एरर होगा तो प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, और अगर प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट फाइल भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर प्रोग्राम अगर सही काम अगर कर रहा है तब एक ऑब्जेक्ट फाइल बनेगा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट कोड होगा। अब हम बोल सकते हैं, मान लीजिए कि हमने इस फाइल को सेव किया था first.c के नाम से। इसको हम बोलते हैं सोर्स फाइल। यह क्या है? हमारा सोर्स फाइल है। कंपाइलेशन के बाद एक दूसरा फाइल बनेगा ऑटोमेटिकली, इसमें कोई हमारा आपका कोई हाथ नहीं है, first.obj, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। कंपाइलर टॉप टू बॉटम कंपाइल करता है प्रोग्राम को, माने ऊपर से लेकर नीचे तक यह कंपाइल कर देगा, और यह मशीन कॉम्पेटिबल कोड में चेंज करता है। इसका मतलब हुआ कि इसका 2 जो इंपॉर्टेंट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला है सिंटैक्स एरर चेक करना, दूसरा है इस फाइल को चेक करना ग्रामेटिकली, और अगर वह सही है तब उसका ऑब्जेक्ट फाइल बनाना, मतलब कि ऐसे कोड में चेंज कर देना जो मशीन को समझ में आ जाए। इसीलिए उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। क्लियर है? अब आ जाइए जरा सा हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि उसका क्या पर्पस है। जैसे कंपाइलेशन खत्म होगा कि लिंकर अपना काम शुरू कर देगा। अब आइए जरा इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं डे टू डे लाइफ का। हमने यहाँ कहा था कि यह जो मेन है हमारा एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब होता है ऐसा चीज जो कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी करता हो। जैसे फंक्शन कोई नया शब्द नहीं है। मान लिया किसी को अगर बर्थडे का फंक्शन करना हो, किसी के यहाँ मैरिज का फंक्शन हो, फंक्शन में क्या होता है? सिक्वेंशियल काम होता है, माने 1 by 1 होता है। ऐसा नहीं है कि ना बर्थडे फंक्शन है तो गेस्ट के जाने के बाद तब हम केक काट रहे हैं।
उसका अपना एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले केक ही कटेगा, उसके बाद लंच या डिनर होगा, तब उसका गेस्ट जाएंगे। उसी तरह से कोई भी जब फंक्शन होगा तो इसका भी जो पर्पस है इसको हमको लिखना पड़ता है प्रॉपर ढंग से, और यह एक सीक्वेंस में होना चाहिए। यह जो मेन फंक्शन है बेसिकली इसके बॉडी को हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया है कि यह क्या काम करेगा, ठीक है। यह जो प्रिंटफ है यह भी तो एक फंक्शन है, लेकिन इसके साथ कर्ली ब्रेसेस नहीं, क्योंकि प्रिंटफ क्या काम करेगा बेसिकली यह कहाँ लिखा हुआ है, studio.h में। कहाँ है, studio.h में। इसका मतलब हुआ कि अगर प्रिंटफ अगर हमको यूज करना है तो हमको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए फिर से हम एक जनरल लाइफ का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए कि अभी किसी आदमी को खाना खाना है, तो खाना तक पहुंचने के लिए उसके पास दो उपाय, या तो वह खुद खाना बनाएगा, जैसे मेन फंक्शन अपना बॉडी खुद से ही लिख रहा है, या खुद से खाना बना रहा है और तब यह खा रहा है। यहाँ पे नमक अधिक होगा, नमक कम है, जवाबदेही किसका है, मेन फंक्शन का है। उसी तरह से अगर कोई आदमी खाना अगर बना रहा है तो उसमें जो भी कमी है इसके लिए जवाबदेह वही है। दूसरा उपाय क्या है हमारे पास, मान लीजिए कि हमको भूख लगा हुआ है लेकिन हमको खाना बनाने का मन नहीं है, तब हम किसी होटल में चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे होटल का नाम क्या है, studio.h। अब यह जो होटल वाला है यह इस खाना को बनाए हुए है। हमारे पास एक मेनू कार्ड आता है, हमको सिर्फ यह मालूम है कि भाई यहाँ पे चिकन चिल्ली मिलेगा, लेकिन वह कैसे बनाया है या न हम जानते हैं न हम जानना चाहते हैं। वैसे केस में हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, अपने आप को लिंक कर लेना पड़ेगा उस होटल के साथ जहाँ कि इसका डिफिनीशन रखा हुआ है। क्लियर है। और इसीलिए लिंकर का काम क्या है, फिर लिंकर का काम है कि अगर हम कोई भी प्रीडिफाइंड यानी कि लाइब्रेरी फंक्शन अगर यूज कर रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम को यह जोड़ देगा उस जगह से जहां पर कि इसको लिखा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि ना हमको भूख लगा हुआ है, सामने होटल है और खाना खुद ब खुद उड़ के आ जाएगा, हमको उसके साथ लिंक होना पड़ेगा। उसी तरह से यह जो प्रिंटफ है इसको भी लिंक होना पड़ेगा studio.h से, और यह जो लिंक करने का काम कौन करेगा, लिंकर। लिंकर जब लिंक कर देगा तब एक तीसरा फाइल बनेगा जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, और जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, .exe। मतलब कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि तीसरा फाइल हमारे पास क्या बन गया, फाइल .exe, और यह क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। मतलब कि इसी को हम लोग रन कर सकते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं इस बात को कि किसी भी प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट को अगर हमको यूज करना हो तो हमको उस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा जहां कि इसका डिफिनीशन रखा हुआ है। क्योंकि जैसा कि हमने अभी आपको एग्जांपल में कहा भी कि खाना खाने से पहले खाना का बनना जरूरी है, चाहे खाना हम बनाएं चाहे खाना होटल वाला बनाए। क्लियर है। लेकिन होटल वाला अगर बनाएगा तब हमको लिंक होना पड़ेगा उससे, लिंक होने के बाद ही हम उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं कि होटल वाले ने खाना कैसे बनाया। जनरली इस केस में एक जो नॉर्मल जो आदमी होता है वह उस पर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है, अब आ जाइए, जब यह exe फाइल जब मिलेगा तब हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा, क्योंकि जब तक यह तीसरा फाइल नहीं मिलता तब तक यह फाइल एग्जीक्यूट भी नहीं होता। और वैसे केस में मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। इसीलिए अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रोग्राम के अंदर एक ही मेन फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है, मेन फंक्शन से। क्लियर है। मेन फंक्शन को जब तक कंट्रोल नहीं मिलेगा आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, और यहाँ पे आपका आउटपुट भी नहीं आ सकता है। जिस तरह से हमने आपसे कहा भी था कि ना हर घर में एक गार्जियन की ज़रूरत है, उसी तरह से हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन की ज़रूरत है। गार्जियन भी एक ही होना चाहिए, यहाँ भी मेन फंक्शन एक ही होना चाहिए। बिना गार्जियन का घर हैंग करेगा और बिना मेन फंक्शन का हमारा प्रोग्राम हैंग कर जाएगा। इसीलिए यह रूल दिया गया है। बराबर हम बोलते भी हैं कि ना कंप्यूटर बिल्कुल हम लोगों के लाइफ से लेकर के बनाया गया है, जनरल नियम वहीं पे लिया गया है। अब आइए, किसी भी फंक्शन के फंक्शनैलिटी को, मतलब कि वह क्या काम करेगा, अगर लिखना चाहते हैं तो एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, उसके अंदर बॉडी को लिख देंगे, लिखने के बाद इसको बंद करेंगे। यहाँ जो लिखा हुआ है रिटर्न 0, क्या लिखा हुआ है, रिटर्न 0, यह लास्ट लाइन होना चाहिए।
क्यों होना चाहिए इसको खैर जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो आएंगे, लेकिन अभी तब तक के लिए हम लोग याद रखेंगे कि रिटर्न 0 बराबर लास्ट लाइन होना चाहिए। अगर इसके नीचे अगर आप कुछ भी लिखते हैं तब वह एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्लियर है। इसके बाद यह जो इंट जो लिखा हुआ हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न टाइप। असल में होता क्या है कि हर फंक्शन अपने काम को ख़त्म करने के बाद अपने कंट्रोलर को कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। मान लिया कि ना हमने नौकर को 20 रुपया दिया कि जाओ जलेबी खा लो। फंक्शन हुआ, हमने पैसा भी दिया, नौकर ने जलेबी भी खाया, हमको क्या मिला? कुछ नहीं। हमने कहा कि फिर जाओ 1 किलो मिठाई ले आना। इसका मतलब हुआ कि ना फिर से वह 1 किलो मिठाई हमको देगा, मतलब जो उसका कंट्रोलर है उसको 1 केजी मिठाई मिला। उसी तरह से यह जो मेन है, अगर लिखा हुआ इंट का मतलब इंटीजर होता है। इसका मतलब है कि फिर इसका जो कंट्रोलर होगा वह वेट करेगा कि मेन फंक्शन अपने काम को ख़त्म करने के बाद एक इंटीजर वैल्यू हमको वापस करेगा। यहाँ पे हमने ऐसे खैर लिख दिया रिटर्न 0। और हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ये सब बात हम लोग फंक्शन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं इंट। बहुत सा बुक में आप देखिएगा इंट नहीं होता है। अगर इंट नहीं भी होगा फिर भी इंट है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इंट ही माना गया है। क्लियर है। इसके बाद बहुत सा बुक में वॉइड भी लिखा हुआ है। वॉइड का क्या सेंस है वो सब जब हम लोग फंक्शन चैप्टर देखेंगे तब हम लोग उसको आएंगे। अब आ जाइए लास्ट में सिर्फ देख लें सी का जो हिस्ट्री था वह क्या था। जबकि मेरे हिसाब से हिस्ट्री जानने से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा तो है नहीं हमको, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग जान लें कि आखिर कौन इसको डेवलप किया था, डेवलपमेंट के पीछे लॉजिक क्या था। सबसे बड़ा बात तो यही है कि आखिर सी का नाम सी क्यों रखा गया, क्योंकि थोड़ा सा अजीबोगरीब नाम लगता है। सी कोई बहुत उस तरह का नाम तो है नहीं क्या कि रख दिया गया। असल में था क्या कि सी से पहले हमारे पास 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। एक को हम लोग बोलते थे BCPL और एक को बोलते थे बी। यह जो सी है बेसिकली इसके अंदर मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट लिया गया उस समय वह बी से लिया गया। चूँकि बी पहले से बना हुआ था इसलिए इसका नाम लोगों ने सी रख दिया, और इसके पीछे कोई बहुत लंबा चौड़ा कहानी नहीं है। हम लोग जनरली बोलते हैं कि है ना इसको 1972 में डेवलप किया गया और यह बेल लेबोरेटरी में किया गया था। और यह जिस मशीन पे इसको पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया वह था DEC। कोई भी चीज़ जब इन्वेंट होता है तो उसका कुछ ना कुछ इंटेंशन भी होता है। असल में सी लैंग्वेज को इसलिए डेवलप किया गया था क्योंकि एक लैंग्वेज हमको चाहिए था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए। इसका मतलब हुआ कि जो आज का इतना जो पॉपुलर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, बेसिकली उस समय हमारा चार्म क्या था, सिर्फ यूनिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए। क्लियर है। और जितना भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अभी सब का सब सी या आप बोल सकते हैं सी और C++ के मेल से बना है। C++ तो खुद ही पूरे सी के सिंटैक्स को फॉलो करता है। ठीक है। यहाँ तक आज हम लोगों ने देखा क्या, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम देखा। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी देखा। धीरे धीरे करके हम लोग इसका जितना भी है सबको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और जितना भी प्रोग्राम जो भी हम लिखाएंगे, आज तो खैर एक ही प्रोग्राम था, हम लोग उसको कंप्यूटर पर भी चेक करने की कोशिश करेंगे। और हमने आपको क्लास में ही कहा है कि आउटपुट वही आना चाहिए जो हम लोग क्लास में डिस्कस हम लोग करेंगे। ऐसे केस में अगर आउटपुट अगर सेम नहीं आता है तो हम लोग फिर उसको रिपोर्ट करेंगे कि आउटपुट वह नहीं आ रहा है जो आउटपुट आना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच।